कैसे हैं आप लोग। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़े थे। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमारे कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है, जो हम डिटरमिनेंट का वो करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, सो हमने पढ़ी थी। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। सिंपल है, तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं, सिंपल आप निकाल देंगे। थर्ड क्वेश्चन यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। मतलब कोफैक्टर्स की जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी ये थी कोफैक्टर की कि अगर हम एलिमेंट को, मान लिया कोई एक एलिमेंट है फर्स्ट रो का, सिंपल मैं आपको एक इसका दोबारा से रिवाइज करा दूं तो मान लीजिए ये हमारा कोई डिटरमिनेंट है, A1 में इसके एलिमेंट A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ओके, ये अगर कोई एक डिटरमिनेंट है जिसके डिफरेंट, ये हमारे A11, A12, A13, ये डिफरेंट हमारे एलिमेंट्स हैं डिटरमिनेंट के। ओके, सो इसके जो कोफैक्टर हम लोग डिफाइन कर लेते थे, वो कोफैक्टर क्या था? फर्स्ट एलिमेंट का इसका कोफैक्टर अलग होगा, इसका कोफैक्टर अलग होगा, इसका कोफैक्टर अलग होगा, जो हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोग जा सकते हैं, उसको देखिएगा। ठीक है, मैं आपको सीधा एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए इस डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्योंकि डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगी कि जो हम एलिमेंट लें, जैसे कि हमने मान लिया सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया, ठीक है, तो इस एलिमेंट को अगर हम इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोफैक्टर से अपने कोफैक्टर का क्या होगा? कैपिटल A21, ठीक है। तो अलोंग रो 2 में जितने भी हमारे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर हम इसके इन सब के एलिमेंट्स के उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके और टोटल अगर हम सबको सम करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी? डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। ओके, सो ये हो गया A21 प्लस A22, और यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल A दैट इज कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट का, प्लस A23 इनटू कैपिटल A23। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के उसके कोफैक्टर से, जिस रो में हम लोग वैरी कर रहे हैं, अगर हम उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके और सबको वैल्यूज को अगर हम सम कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होती है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम किसी दूसरी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट हमारा 0 हो जाना है। ठीक है, सिर्फ उसी के साथ होगा। ठीक है, दूसरा इसका ये है कि अगर हमने मान लिया कोई दूसरा इसकी रो के साथ कर दिया होता, जैसे A21 होता, लेकिन अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते किसी दूसरे कोफैक्टर से, जैसे A13 प्लस सेकंड हमारा क्या था? A22, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते A31 प्लस थर्ड था हमारा A23 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते A23 का भी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमारा ये एलिमेंट है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A21, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोफैक्टर कौन सा है? फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट का कोफैक्टर है। ठीक है, तो देखिए करस्पॉन्डिंग तो हुआ नहीं, क्योंकि जो हमें यहाँ पे एलिमेंट था सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या? फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट का कोफैक्टर है, तो ये हमारा क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग नहीं हुआ, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0। ठीक है, तो इसकी वजह से जो टोटल जो वैल्यू होगी हमारी, देखिए इसमें क्या है? ये हमारा सेम है, ये इसका और ये इसका सेम है, तो एक सेम है से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसकी रिजल्टेंट जो टोटल वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की, वो क्या आएगी? 0। ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे, ठीक है, ऑल जितने भी हमारे जिस रो के अलाउंग हम लोग चल रहे हैं, उस रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स के अगर उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगी। अगर कोई दूसरे रो के अगर हम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। ओके, इसी की प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करके बताता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ही सेम है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। Using cofactor of elements, exercise 4.4
एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे हमें जो डिटरमिनेंट दे रखा है, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू दे रखी है डेल्टा इक्वल्स टू 1 1 and 1, here we have x y and z, and in the third column we have yz, here we have zx, and at last we have zx into y. Okay, so question है using cofactors of elements of third column evaluates, means हमें इसमें क्या करना है, थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स है उनके कोफैक्टर से उनको मल्टीप्लाई करना है और उसका हमें रिजल्टेंट वैल्यू डिटरमिनेंट फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मैंने ये वाला जो थर्ड कॉलम है इसके अक्रॉस हमें चलना है। ठीक है, तो देखिए थर्ड कॉलम का जो हमारा ये क्या होगा, एलिमेंट हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम हमारा ये लगे। तो देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसको हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन फॉर्म डेल्टा इक्वल्स टू, ये हमारा फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है a13, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A13। ओके, देन प्लस सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर के साथ A23, देन प्लस A33 इनटू इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे A3। ओके, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हमें एलिमेंट्स तो हमेशा पता है, A13 पता है, A23 पता है, A33 पता है। ठीक है, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें इसके कोफैक्टर्स नहीं पता है। तो कोफैक्टर्स को हम इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग पहले माइनस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो माइनस इसका क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनस क्या होगा हमारा, फर्स्ट रो के थर्ड ये एलिमेंट है, इसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके अक्रॉस जो भी स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी है उसमें जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं सबको हाइड कर दीजिए, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा, y बचेगा, 1 बचेगा, z बचेगा। इसका रिजल्टेंट क्या आ गया हमारा, डिटरमिनेंट की वैल्यू z माइनस y। ओके, नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया m ऑफ 2 3। ठीक है, तो m23 जो हमने लिया, तो देखिए सेकंड वाला है, इसको जो हम हाइड करेंगे इसको और ये वाली थर्ड कॉलम को और इसके अक्रॉस जो रो है उसको जो हम हाइड करेंगे तो बचेगा क्या हमारा 1 x 1 और z, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा z माइनस x। लास्ट वाला है हमारा m33, इसके अक्रॉस जो हम करेंगे हाइड इसकी रो और कॉलम को, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 x 1 और y, क्या जाएगा हमारा y माइनस x, y माइनस x। ओके, अब इसके हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, a13 का माइनस 1 टू दी पावर 1 प्लस 3 इंटू उसका माइनस कितना है z माइनस y। ठीक है, तो माइनस 1 टू दी पावर कितना हो गया 4, माइनस 1 टू दी पावर 4 हमारा क्या इवन नंबर है, तो हमारी वैल्यू 1 की माइनस 1 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू z माइनस y विच इज इक्वल्स टू z माइनस y। ओके, सेकंड हम निकालेंगे a23 का कोफैक्टर, क्या होगा माइनस 1 टू दी पावर 2 प्लस 3 इंटू उसका जो माइनस है वो है z माइनस x। ठीक है, तो माइनस 1 टू दी पावर 2 प्लस 3 मतलब 5, माइनस 1 टू दी पावर 5 क्या होगा, क्योंकि 5 हमारा एक ऑड नंबर है, तो माइनस 1 टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1 से हम z वाले कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा x माइनस z, रिवर्स करके लिख दिए सिंपल। ठीक है, थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट का कोफैक्टर माइनस 1 टू दी पावर 3 प्लस 3 दैट इज 6 इंटू उसका माइनस क्या होगा y माइनस x। तो देखिए माइनस 1 टू दी पावर 6 क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1 होगा, तो क्या आ जाएगा ये y माइनस x। ओके, तो हमें सारी वैल्यूज हमें मिल गई कोफैक्टर्स की, हम माइनस को डिलीट कर देते हैं। ओके, अब डिफरेंट माइनर्स को उसके एलिमेंट्स से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a13 क्या है yz है, तो yz में मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस y का, देन प्लस सेकंड एलिमेंट क्या है a23 z into x, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे x माइनस z को, देन प्लस थर्ड है हमारा x into y, मल्टीप्लाई किससे करेंगे y माइनस x। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया रिजल्टेंट हो गया। इसको और हम एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा y into z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z। ओके, देन प्लस
z into x square minus z square into x then plus x into y square minus x square y. ओके ओके, सो इसमें हम एक और ये कर सकते हैं कि देखिए y स्क्वायर वाले टर्म को हम एक साइड में ले आए, तो x स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं पहले। तो x स्क्वायर वाले टर्म एक साइड लिया, x स्क्वायर देखिए इसमें है, x स्क्वायर यहाँ है तो क्या बचेगा z माइनस y देन प्लस y स्क्वायर वाला एक साथ लिया, देखिए यहाँ y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, तो क्या बच गया x माइनस z देन प्लस z स्क्वायर। तो z स्क्वायर कहाँ है, z स्क्वायर यहाँ है और z स्क्वायर यहाँ है, तो क्या है ये y माइनस x। ओके, तो ये हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। ओके, सिंपल हमें प्रॉपर्टी का इसमें यूज करना है। ओके, इसका जो फिफ्थ वाला है वो प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है कि हमें डिटरमिनेंट की जो मैंने अभी जो जस्ट अभी मैंने बताया था पूरा हमने सॉल्व करके रिवीजन जो कराया था सेम वही क्वेश्चन है। सिंपल हमें क्या बताना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है और नीचे चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू वही होगी कि जिस एलिमेंट को हम उसके कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दें, उन सबका सम कर दें, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू। ओके, तो एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। कैसे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारा होता है अगर हम कोफैक्टर जो हमने निकाले थे एलिमेंट्स के, उनकी अगर हम मैट्रिक्स बनाएं। ओके, और जो हमारी कोफैक्टर के एलिमेंट्स की जो मैट्रिक्स हमारी आएगी, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, एडजॉइंट आ जाएगी उस मैट्रिक्स। ओके, कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके हमें एलिमेंट्स गिवन है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ओके, तो ये हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 का, 3/3 का इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो अगर हम इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स की बताएं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ए डी जे दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज किसका ट्रांसपोज करें, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी कि हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे हमारा स्मॉल इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहां जहां हमारे एलिमेंट्स होंगे वहां उन एलिमेंट्स के हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर से उसको रिप्लेस कर देंगे उनके एलिमेंट्स की वैल्यू। ओके, तो कोफैक्टर से हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो a11 हो जाएगा इसका फर्स्ट का कोफैक्टर, सेकंड का हो जाएगा a12 देन a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। ठीक है, तो अगर हम अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल जाएगा अगर हम इसका ट्रांसपोज करें। तो ट्रांसपोज का क्या आ जाएगा, a11 a12 a13। ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते थे, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते, मतलब जो हमारी रोज है उनको हम कॉलम्स बना देते थे और जो हमारे कॉलम्स है उनको हम रोज बना देते थे। ठीक है, तो a11 a12 a13 हमारा क्या था, रोज था, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट a21 a22 a23, थर्ड a31 a32 a33। ठीक है, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स हो गई यही होती है हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें ओके
सो ये तो 3/3 ऑर्डर के लिए था। ओके, अगर हम 2/2 ऑर्डर की बात करें, 3/3 ऑर्डर के लिए ये है, 2/2 ऑर्डर के लिए जो होता है थोड़ा और इजी वे में हमारा पड़ता है 2/2 ऑर्डर के लिए। तो अगर हम 2/2 ऑर्डर की बात करें तो यहाँ से इसके 4 एलिमेंट्स हम 2 हटा देते हैं। मैट्रिक्स हो गई हमारी, ठीक है, 2/2 ऑर्डर, ठीक है। तो हमारा जो सिंगल 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स थी हमारी, उसमें हमें कोफैक्टर्स भी फाइंड करने पड़ रहे थे अगर हमें एडजॉइंट निकालनी थी उस मैट्रिक्स की। ओके, लेकिन अगर मैट्रिक्स हमारी 2/2 ऑर्डर की है तो हमें कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा मैट्रिक्स से ही हम लोग एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो देखिए। ये तो जो हमारे जो डायगोनल्स पे जो हमारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये A11 एंड A22, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे A11 एंड A22, इनको हम लोग क्या करते हैं, इनकी पोजीशंस को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। पोजीशंस, चेंज दी पोजीशंस या इंटरचेंज दी पोजीशंस, इंटरचेंज पोजीशंस। ओके, इन दोनों क्या किया हमने, दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। और ये वाले दो जो हमारे बचे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स A21 एंड A22, इनके क्या करते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं, चेंज दी साइंस, चेंज दी साइंस। ओके, दोनों के हम साइंस चेंज कर देंगे, मतलब अगर हमारा पॉजिटिव है तो हम उसको नेगेटिव लिख देंगे और अगर हमारा नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारी कोई मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज 2 -4 4 एंड -1। ओके, हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स व्हिच इज इक्वल्स टू, क्या होगा, देखिए जो हमारे डायगोनल्स पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं हम उनको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। डायगोनल्स पे एलिमेंट्स कौन से हैं, ये दोनों हैं, तो इन दोनों की पोजीशंस को हमें इंटरचेंज कर देना है, क्योंकि हमारा A22 एलिमेंट क्या है, -1 है, तो इसको हम A11 एलिमेंट बना देंगे, दैट इज -1, और जो हमारा A11 एलिमेंट है उसको हम A22 एलिमेंट बना देंगे, दैट इज 2। बाकी के ये दो बचे, इनको सिर्फ और सिर्फ साइन दोनों के चेंज कर देंगे हम लोग, दैट इज माइनस का प्लस हो जाएगा एंड प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, सो ये इसका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, सिंपल है, तो 3/3 ऑर्डर के लिए थोड़ा टिपिकल पड़ता है, उसमें आपको पहले कोफैक्टर्स निकालने होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, उसके बाद में उनको फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी होगी, फिर उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकलेगा। ओके, लेकिन इसमें क्या है 2/2 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का हमारा 2/2 ऑर्डर का सिंपल है दिस वे में कि हम क्या करते हैं, जो हमारे डायगोनल्स पे हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी हम पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, लेकिन हमारे जो एलिमेंट्स नॉन डायगोनल होती हैं उनकी क्या करते हैं, साइंस को हम लोग चेंज कर देते हैं। अगर मतलब पॉजिटिव है तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव बना देंगे। ओके ओके, सो इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, इसकी पहली चैप्टर की यूनिट की पहली थ्योरम है। ओके, मैं आपको बताता हूँ। थ्योरम सिंपल है, विदाउट एनी प्रूफ, बस ये है कि हाँ आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम लोग उसमें पढ़ते थे मैट्रिसेस में। ओके, तो थ्योरम ये है, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1। ओके, थ्योरम है कि इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब क्या है कि अगर A हमारी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, अगर A हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारा n है, ओके, तो ये चीज इसमें प्रूव्ड है
क्या प्रूव है कि अगर हम ए मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, एंड दैट इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके ओके, सो यहाँ पर जो आई है वो क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, आई जो है हमारी, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ओके, ठीक है। अगर हम इसको वेरीफाई करें, मतलब अगर इसका हम प्रूव करें, इस थ्योरम का, देखिए प्रूफ हम कैसे करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, एक ए मैट्रिक्स लेनी है, उस ए मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने ए मैट्रिक्स ये ले ली, दैट इज A11 A12 A13, here we have A21 A22 A23, here we have A31 A32 and A33। ओके, अब अगर हम इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मीनिंग एडजॉइंट क्या है कि हम ट्रांसपोज लें कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो जब हमने ट्रांसपोज लिया था कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो A11 यहाँ आया था, A12 यहाँ आया था, A13 यहाँ आया था। सिमिलर वे में A21 यहाँ आया था, A22 ये था, A23 यहाँ था, A31 यहाँ था, A32 यहाँ था और A33 यहाँ था। ओके, अब देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कब पॉसिबल होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल है तो हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। ओके, तो यहाँ पर इक्वल ही है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3/3 का, इसका भी ऑर्डर है 3/3 का। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज दोनों की इक्वल्स है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो भी क्या होगी, हमारी 3/3 ऑर्डर की। ओके, देखिए जब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी हमारी रो और इसका कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी रो और इसका कॉलम को मल्टीप्लाई किया, मतलब ए मैट्रिक्स की रो और एडजॉइंट जो है हमारा, उस एडजॉइंट मैट्रिक्स के क्या किया, उसकी कॉलम से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट में। ओके, देखिए A11 को इस कैपिटल A11 से मल्टीप्लाई किया हमने, A11 को कैपिटल A11 से मल्टीप्लाई किया, देन प्लस A12 को कैपिटल A12 से मल्टीप्लाई किया, देन प्लस A13 को कैपिटल 1A3 से मल्टीप्लाई करा। ओके, ये आ गया हमारा एक एलिमेंट आया है, सिंगल वन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी फर्स्ट रो रहेगी लेकिन इसका सेकंड कॉलम रहेगा, ताकि इसका सेकंड एलिमेंट आ सके। सेकंड एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, A11 को मल्टीप्लाई करेंगे A21 से, प्लस A12 को मल्टीप्लाई करेंगे A22 से, प्लस A13 को मल्टीप्लाई करेंगे A23 से। ओके, अब देखिए आप इसमें कि ये वाला एलिमेंट को अगर हम डिफरेंट रो के कोफैक्टर से जब हम मल्टीप्लाई करते थे, तो रिजल्टेंट हमारा जो आता था वो क्या आता था, 0 आता था। ठीक है, अगर हम एलिमेंट के उसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, तो जो रिजल्टेंट हमारी वैल्यू आती थी वो क्या आती थी, डिटरमिनेंट वैल्यू आती थी उसकी। लेकिन अगर हम किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, तो रिजल्टेंट हमारी वैल्यू 0 आती थी। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी टोटल। A11 है लेकिन यहाँ पे भी कैपिटल A11 होना चाहिए था, तो ये टोटल वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0
ओके, तो ये हमारी टोटल वैल्यू हो गई 0, ठीक है। थर्ड हम इसका एलिमेंट लेते हैं, दैट इज स्मॉल a11, इसका मल्टीप्लाई होगा कैपिटल 31 से प्लस स्मॉल a12 मल्टीप्लाई होगा कैपिटल का 32 से प्लस स्मॉल a13 मल्टीप्लाई होगा कैपिटल A33 से। अब देखिए यहाँ पर भी जो हमारा एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग हमारा कोफैक्टर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे a11 एलिमेंट है, यहाँ पर भी कोफैक्टर है कैपिटल A11 होना चाहिए था, लेकिन है यहाँ पे A31, तो यहाँ पर ये पूरा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0। ओके, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 0। तो आप जब इसको टोटल जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। एक बार इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और यहाँ पर भी इसका 0 आएगा, a11 a22 यहाँ पर इसका 0 आएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला आ गया। सेकंड जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, a21 को हमने मल्टीप्लाई किया कैपिटल A21 से प्लस स्मॉल a22 को मल्टीप्लाई किया कैपिटल A22 से प्लस स्मॉल a23 को मल्टीप्लाई किया कैपिटल A32 से, कैपिटल 23 से। ये हमारा इधर 0। ओके, तो लास्ट में जो हमारा एलिमेंट बचा, क्या बचा, 3 वाला एलिमेंट बचा। जब हम थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3/3 में जो हमारा एलिमेंट होगा वो आएगा, विच इज इक्वल्स टू a31 इंटू कैपिटल A31 प्लस स्मॉल a32 इंटू कैपिटल A32 प्लस स्मॉल a33 इंटू कैपिटल A33। ओके, अब देखिए ये वाली जो वैल्यूज हमारी आई हैं यहाँ पे, ये वैल्यूज क्या देती है, हमें डिटरमिनेंट देती हैं। तो इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डिटरमिनेंट लिख सकते हैं मैट्रिक्स में। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूं, और यहाँ पर इसके जो डायगोनल्स है यहाँ पे मैं सीधा ए डिटरमिनेंट लिख देता हूं, बाकी सारे एलिमेंट्स पे क्या आ जाएगा हमारा 0। ओके, तो ये जो फाइनली जो आ गया वो ये आ गया कि ए डिटरमिनेंट यहाँ आया, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ ए डिटरमिनेंट आ गया, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ ए डिटरमिनेंट। ओके, अब इसमें से मैं पूरे में से क्या कर सकता हूँ, ईच रो में से, मतलब यहाँ से मैंने क्या किया, इसका ए डिटरमिनेंट कॉमन लिया। ओके, तो जब मैंने इस मैट्रिक्स में से ए डिटरमिनेंट कॉमन ले लिया, क्योंकि ये हमारी मैट्रिक्स है, अभी डिटरमिनेंट नहीं है। अगर डिटरमिनेंट होता तो ईच रो में से मैं कॉमन लेना पड़ता, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। तो मैंने जब इसमें से एक डिटरमिनेंट को मैंने कॉमन लिया, इस वैल्यू को, ए डिटरमिनेंट को की वैल्यू होगी, जब मैंने इसको बाहर लिया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 1 एंड 1, और यहाँ पर बाहर आ गया हमारा ए डिटरमिनेंट। अब देखिए ये जो हमारी 1 1 1 ये वाली जो मैट्रिक्स है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका सेम ऑर्डर था जो हमने इनिशियली ए मैट्रिक्स का लिया था, दैट इज 3/3। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि adjoint of a into adjoint of a is equals to a determinant multiplied by identity matrix, which is equals to a determinant multiplied by identity matrix. Okay, अब मैट्रिक्स जैसे कि हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सेम वे में हम लोग डिटरमिनेंट में पढ़ने वाले हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ओके, ये कंप्लीट हो गया, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, सो सिंगुलर मैट्रिक्स इंडिटरमिनेंट्स, मतलब हम जब कभी भी, एक बात आप याद रखिएगा कि जब कभी भी हम लोग डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं तो ऑलवेज हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, क्योंकि अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट ऑलवेज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही हमारा डिटरमिनेंट सक्सेसफुल होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं।
ओके। सिंगुलर मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। द स्क्वायर मैट्रिक्स that have value of determinant equals to 0। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई ए मैट्रिक्स है, दैट इज 1 2 4 and 8। ओके, तो जब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा? 8 into 1 that is 8 minus 4 into 2 that is 8 minus 8 which is equals to 0। तो ये जो A मैट्रिक्स हो गई, ये क्या हो गई? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सेम वे में अगर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हो। ठीक है, द मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स that have a determinant not equals to 0, मतलब जिसकी डिटरमिनेंट के पास कुछ डेफिनेट वैल्यू हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका अगर एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ए मैट्रिक्स मान लिया 1 3 2 and 5। ओके, तो क्या आ गया? ये 5 minus 6, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 5 minus 6 which is equals to -1। ओके, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि हमारी ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? नॉन जीरो। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई? हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ओके, तो ये था हमारा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस। सो अब हम दो थ्योरम्स और पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं कि आपको कभी प्रॉपर्टी का आपको यूज करना पड़ सकता है किसी क्वेश्चन में। ओके, सो थ्योरम, दो थ्योरम हमने कर ली। थ्योरम एक किया ना हमने, तो थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर, ये थ्योरम ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, और दोनों ही मैट्रिसेस हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। ओके, क्या है हमारा कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर matrices of same order, दोनों का क्या है? सेम ऑर्डर है मैट्रिक्स का, और दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। दैट मींस द डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉन जीरो। ओके, नॉन सिंगुलर मतलब नॉन जीरो इनका डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। नॉन, अब कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रखिए जीरो और नॉन जीरो। तो जहां पर जीरो है वहां पे सिंगुलर है, और जहां पर हमारा नॉन जीरो है वहां पे नॉन सिंगुलर है। ओके, ओके, सो इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन अगर हम दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करें, ए बी एंड बी ए are also non-singular matrices of the same order। ओके,
सो अगर हम a इंटू बी फाइंड करें या b इंटू ए फाइंड करें, ओके, तो इन दोनों मैट्रिसेस, ये दोनों जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हमें देंगी, वो रिजल्टेंट मैट्रिसेस भी हमारी नॉन सिंगुलर ही होगी और सेम ऑर्डर की होगी। ओके, तो एक ये थ्योरम है। एक थ्योरम हमारा और है, ये दोनों ही थ्योरम हमारे सिर्फ हमें बस याद होने चाहिए, इनका कोई प्रूफ नहीं है। ओके, ये है थ्योरम नंबर 3। ये थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस सेम, जैसे कि हमने इस थ्योरम नंबर 2 में लिया था कि दो मैट्रिसेस है A एंड B, ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हमने दोनों मैट्रिसेस का पहले मल्टीप्लाई किया, A इंटू बी किया, उसके बाद में अगर हम इस मल्टीप्लाइड जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई, अगर हम उसका डिटरमिनेंट निकालें तो उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू होगा अगर हम दोनों A और B का डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकाल के सेपरेटली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इसको अगर मैं लिखूं उसमें तो ये बोल सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म है, द डिटरमिनेंट ऑफ the product of the product of matrices is equal to the product of individually calculated determinants of both matrix, matrices। ओके, सो अगर मैं इसको स्टेटमेंट की जगह अगर मैं इसको मैथमेटिकली कहूं तो मैथमेटिकली ये होगा कि दैट इज कि अगर हमारे पास A इंटू बी एक मैट्रिक्स थी, दो मैट्रिसेस का हमने मल्टीप्लाई किया, अब इस जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है हमारी AB, इसका हमने अगर डिटरमिनेंट फाइंड किया तो ये डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, अगर हम A का डिटरमिनेंट फाइंड करें उसको मल्टीप्लाई कर दें B का डिटरमिनेंट फाइंड करके, तो ये दोनों वैल्यूज जो होंगी वो हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। ओके ओके, सो ये था हमारा दोनों थ्योरम्स, जो दोनों थ्योरम्स हमारे विदाउट एनी वेरिफिकेशन है, विदाउट एनी प्रूफ है, सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि थ्योरम्स कहाँ हमें अप्लाई करने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो हमारा एक वेरिफिकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन है। ओके, जो हमने इससे पहले जो हमने किया था अभी उसी को हम क्या करना है, एक न्यू हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर हम जो लास्ट हमारा थ्योरम था उसी थ्योरम को अगर हम यूज करेंगे तो एक हमें न्यू प्रॉपर्टी या न्यू एक ऐसी चीज मिलेगी, एक ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जिससे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा, इजी है। नेक्स्ट हम लोग जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, तो उसको आप एकदम माइंड में रखिएगा। ओके, सो अभी तक जो हमने फाइंड किया था, जो पिछले वाले थ्योरम में जो हमने किया था वो क्या था कि अगर हम मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए को ए मैट्रिक्स के साथ, ओके, तो ये हमारा किसके बराबर आ रहा था, ए मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी ए डिटरमिनेंट को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके बराबर आ रहा था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ओके, अब देखिए अगर हम दोनों साइड डिटरमिनेंट्स ले लें, क्या करें, राइटिंग डिटरमिनेंट्स, अगर दोनों साइड अगर हम डिटरमिनेंट को राइट कर दें, राइटिंग डिटरमिनेंट्स, या उससे पहले एक और चीज है, उससे पहले ये है कि सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को एक पिक्टोरिकली लिख दूं आपके लिए, बेटरमेंट के लिए, कि आपको अच्छे से समझ में आए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ,
हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में, ए डिटर्मिनेंट, देन 0 0 0 0 0, देन ए डिटर्मिनेंट, एंड देन ए डिटर्मिनेंट, एंड देन 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब देखिए, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि राइटिंग डिटर्मिनेंट्स on both sides, मतलब क्या है इसका कि हमने क्या किया कि दोनों साइड अभी हमारी मैट्रिसेस हैं, हमने मैट्रिसेस को चेंज कर दिया किसमें, डिटर्मिनेंट्स में, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए वो हमारा क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम लोग लेके चले हैं जॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे। ओके, तो इसमें हमारा क्या है, जब हम डिटर्मिनेंट्स राइट करेंगे दोनों साइड, तो इधर अगर हमने डिटर्मिनेंट लिखा तो एट द जॉइंट ऑफ ए इनटू ए, इसका आपने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसका जब हमने डिटर्मिनेंट लिया तो मैट्रिक्स की जब हमारा डिटर्मिनेंट हो गया और अंदर हमारा सेम जो एलिमेंट्स थे वही रहे। ओके, अब देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों में जो कॉमन हम लोग लेते हैं किसी भी रो या कॉलम से, दोनों की अलग प्रॉपर्टीज हैं। मैट्रिक्स में अगर हम कोई भी स्केलर को कॉमन लेते हैं तो वो ईच एलिमेंट में, ईच रो और ईच कॉलम में से बाहर आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है डिटर्मिनेंट में कि वो इंडिविजुअली एक ही रो से बाहर ले सकते हैं या एक ही कॉलम से बाहर ले सकते हैं, या पूरी मैट्रिक्स में से नहीं, या पूरी डिटर्मिनेंट से नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे ये मैट्रिक्स था हमारा यहाँ पे, तो हमने क्या किया था, पूरा एक ए को बाहर ले लिया था यहाँ से ए को, और ये हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बची थी यहाँ पे 1 1 1 बचा था एक की जगह पे, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें रो 1 में से अलग निकालना पड़ेगा ए डिटर्मिनेंट, रो 2 में से अलग ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, और रो 3 में से अलग ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ओके, तो जब हमने रो 1 में से एक डिटरमिनेंट बाहर किया ए, रो 2 में से एक डिटरमिनेंट बाहर किया ए, रो 3 में से एक डिटरमिनेंट ए बाहर किया, तो टोटल हमारा क्या हो गया डिटरमिनेंट का, ए डिटरमिनेंट रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि 3 हमारे ए डिटरमिनेंट बाहर निकले। बाकी हमारा क्या बचा, 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, तो इसका जो मैंने पहले ही बताया था, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जब कभी भी अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटरमिनेंट का हम डायगोनल वैल्यू से दे सकते हैं, ओके, तो ये वाला हमारा डिटरमिनेंट क्या होगा, इसके डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो a³ * 1 तो हमारा यही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एट द जॉइंट ऑफ a * a का होल डिटरमिनेंट इक्वल्स टू a⁻³ * 1, इट इज सेम यही रहेगा। ओके, इसको डिलीट करता हूं, अब इसको इरेज कर देता हूं ऊपर वाले को। ओके, तो ये हमारा आ गया एट द जॉइंट ऑफ a into a का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू a डिटरमिनेंट का होल क्यूब। ओके, अब देखिए हमने इससे जस्ट जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 3 जो थी, वो क्या थी कि अगर हम कोई दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उसका डिटरमिनेंट निकालें तो वो इक्वल होगा अगर हम दोनों मैट्रिसेस का इंडिविजुअली डिटरमिनेंट फाइंड करें और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। एट जॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है, ए भी एक मैट्रिक्स है, तो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं कि एट द जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इनटू ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू ए डिटरमिनेंट का होल क्यूब। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर एक डिटरमिनेंट ये है, ये a⁻³ डिटरमिनेंट है, तो एक हमारा a इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एट जॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट का a का स्क्वायर। ठीक है, तो डिटरमिनेंट a² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर ये, क्योंकि ये हमारा क्या था 3/3 ऑर्डर का था, तो a डिटरमिनेंट रेज़ टू द पावर 3 - 1। ओके,
सो अगर ये तो हमारा क्योंकि 3/3 ऑर्डर का था, ये हमारा 3/3 ऑर्डर का था, ओके। अगर मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स जो है अगर हमारी क्या है n/n ऑर्डर की है, ओके। सो if A B D square matrix of order n, ठीक है। तो अगर A हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो उस वक्त हमारा ये थ्योरम कैसा हो जाएगा, एट द जॉइंट ऑफ A का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू A डिटरमिनेंट रेज़ टू द पावर n-1, ओके। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ओके। मैं आपको स्टार से इस पे मार्क कर दे रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये आपको हमेशा याद रखनी है और इससे हम लोग डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थ्योरम नंबर 4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ओके। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।